बार बार रिवाइज कीजिए, वही एक की है सक्सेस की। रिवीजन मल्टीपल टाइम कीजिए, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मोर देन 100 टाइम्स आप पढ़ के जाए एग्जाम के जब आप जा रहे हैं प्री के लिए। तो रिवीजन रेगुलर होते रहना चाहिए। अगर 80 क्लासेस में ले रहा हूं बीएनएसएस में, तो 80 बार उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। बदलाव एक दिन में नहीं आता है, लेकिन और ये चीजें एक दिन में याद भी नहीं होती है। ह्यूमनली भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है सर। तो मशीन थोड़ी ना जो एकदम में सब कुछ याद कर लेंगे। लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम एक ही बात को रीड करते हो, देन फिर मैजिक होने स्टार्ट होता है। तो मैजिक होने के लिए इट टेक्स टाइम। ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास, हमने क्या डिस्कस करे थे हम लोग लास्ट क्लास में, कोई मुझे प्लीज बताएगा हमारे क्या टॉपिक हो गया था। हम एफआईआर के किस पार्ट को डिस्कस कर चुके थे? इवेंट एफआईआर हो गई थी, एंटी टाइम एफआईआर हो गई थी। ठीक है, लिखिए प्लीज। इज एफआईआर इज ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट? इज एफआईआर इज ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एक प्राधिकृत दस्तावेज है? क्या विशेष विशेष प्राधिकृत दस्तावेज है? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विशेष प्राधिकृत दस्तावेज है? विशेष प्राधिकृत दस्तावेज है। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए नो एफआईआर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। नो एफआईआर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। नो एफआईआर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। लिखिए, एफआईआर एक लोक दस्तावेज है। एफआईआर एक लोक दस्तावेज है। एफआईआर एक लोक दस्तावेज है। फुल स्टॉप। हावेवर, हावेवर, हालांकि, हावेवर, वेयर द ऑफेंस रिलेटेड टू द वुमन, वेयर द ऑफेंस रिलेटेड टू द वुमन, जहां कहीं भी अपराध महिलाओं से संबंधित है, जहां कहीं भी अपराध महिलाओं से संबंधित है, जहां कहीं भी अपराध महिलाओं से संबंधित है, तो उस दशा में, तो उस दशा में, उस दशा में ये लोक दस्तावेज होते हुए भी, उस दशा में ये लोक दस्तावेज होते हुए भी, लोक दस्तावेज होते हुए भी, होते हुए भी आम व्यक्तियों की पहुंच से बाहर है। 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 आगे लिखना, न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा विशेष आदेश पर ही, विशेष आदेश पर ही एफआईआर की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है। न्यायालय द्वारा विशेष आदेश पर ही एफआईआर की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है। जी, इंग्लिश में क्या लिखा था मैंने लास्ट में? Where the offense related to the woman, the FIR is not publicly available. The FIR is not publicly available. The FIR is not publicly available. FIR is not publicly available. It is only available. It is only available at the instance of the court. At the instance of the court. At the instance of the court. जैसे मैंने कल बताया था आपको कि सर महिला संबंधित एफआईआर थी, तो मैंने उसके लिए ये किया था। बाकी लिए है तो ये लोक दस्तावेज, मतलब ऐसा देखा जाए तो एफआईआर तो लोक दस्तावेज ही है। मतलब ये नहीं कह रहा कि ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। एफआईआर कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन लोक दस्तावेज में भी एक ऐसी श्रेणी है जो कि प्रतिबंधित है। एक पब्लिक डॉक्यूमेंट में भी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड है महिलाओं वाले संबंधित अपराधों में, उसमें फिर एफआईआर नहीं मिलती आपको। समझ में आई बात? हेडिंग डालिए, इज एफआईआर इफ एफआईआर इज ए प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट, इफ एफआईआर इज ए प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट पर, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट पर, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कोई उपधारणा लागू होती है? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कोई उपधारणा लागू होती है? कोई उपधारणा लागू होती है? देखिए, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस। अगर हम बात करें, डज एनीवन हैव द इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम? ठीक है, अभी मैं इसका सेक्शन लिखा दूंगा आपको, ठीक है ना? जो भी नया सेक्शन है वो मैं लिखवा दूंगा। जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो प्लीज बता दीजिए मुझे। देखिए, देयर इज अ सेक्शन, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 80, सेक्शन 80 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी दस्तावेज को किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा बनाया गया है, ठीक है, लोक सेवक द्वारा उस दस्तावेज को बनाया गया है, तो न्यायालय कुछ उपधारणा उस पर उपधारणा स्थापित करती है कि भाई वो जेन्युइन है, ठीक है, वो विश्वसनीय दस्तावेज है, उसी द्वारा बनाया गया है। अब इस तरह से, हाँ, उसमें शेल प्रेज्यूम लगता है। उसमें क्या लगता है? सेक्शन 80 में शेल प्रेज्यूम न्यायालय उपधारणा करेगा, ठीक है सर, और न्यायालय वहां पे उपधारणा करता है।
प्रॉब्लम कहाँ आती है, एफआईआर के साथ में कोई भी प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होता है, एफआईआर के साथ में कोई भी प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। इसका थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं आपको इसका सेक्शन दिखा देता हूँ। 79 होगा, हाँ वो एक दो ऊपर नीचे ही है। लिखिए, नो देर इज नो प्रिजम्पशंस अबाउट एन एफआईआर, इसलिए नहीं कोमा लगा के लिखना, नहीं कोमा लगा के लिखना। प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में, प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में कोई उपधारणा नहीं है, कोई उपधारणा नहीं है। 79 होगा शायद, आई बिलीव। कोई उपधारणा नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में कोई उपधारणा नहीं है। देर इज नो प्रिजम्पशन अबाउट एन एफआईआर एंड देर इज नो सेपरेट प्रोविजन अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड देर इज नो सेपरेट प्रोविजन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर द भारतीय साक्ष्य, सॉरी, देर इज नो सेपरेट प्रोविजन अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अबाउट एन एफआईआर तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में, प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है, किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है, किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। इन फैक्ट, फुल स्टॉप लगाना, इन फैक्ट an FIR does not fall even under section, in fact an FIR does not fall even under section, यहाँ तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 79, 89 बोलेंगे, 79 बोलेंगे, 79, प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं आती है। In fact, an FIR does not fall under section 79 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, section 79 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, section 79 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, section 79 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Therefore, there is no presumption regarding the genuineness of the FIR. Therefore, there is no presumption regarding the genuineness of the FIR, regarding the genuineness of the FIR। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में ऐसी कोई उपधारणा नहीं है, ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि दस्तावेज असली है, ऐसी कोई उपधारणा नहीं है दस्तावेज असली है, दस्तावेज असली है। मतलब अगर एफआईआर दर्ज हो रही है तो ऐसा कोर्ट कुछ नहीं मानता है कि ये जो लिखाया है आपने, देखिए सर एफआईआर असली का मतलब क्या होता है ये समझना आप, मतलब यहाँ पे आप एफआईआर को चैलेंज नहीं कर रहे हो आप, मतलब सपोज आई एम नॉट हियरिंग चैलेंजिंग द एफआईआर, मैं एफआईआर को नहीं बोल रहा हूँ कि सर ये कागज गलत है, सपोज एक एफआईआर है, ठीक है ना सर, दिस इज एन एफआईआर, एक एफआईआर है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआर जो है ये असली नहीं है, एफआईआर असली नहीं है मतलब उसके जो अंदर कंटेंट लिखा हुआ है ना सर, उसकी अंतर वस्तु वो असली नहीं है, न्यायालय इसके बारे में सच्चाई नहीं मानता कि यार ये सच सही लिखा हुआ है। बात समझ में आई? अब ये मैं समझना लिखा हुआ उस हिसाब से तुम पढ़ोगे एक बार जो चीज लिखाई है, देयर इज नो प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द जेन्युइननेस ऑफ एन एफआईआर। उसका मतलब ये नहीं है कि एफआईआर ही नकली है, एफआईआर की जो अंदर की जो कंटेंट्स है ना सर उसकी बात की जा रही है। एफआईआर तो असली हो सकती है, पुलिस ने दर्ज किया है, सील और ठप्पा भी लगाया तो पुलिस, वो तो असली चीज है, उसके कंटेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना सर, इसकी बात कर रहे हैं, उसकी अंतर वस्तु की, अंदर क्या लिखा है उसके बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं है। क्योंकि अगर आप सेक्शन 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस एक्ट देखोगे तो वैल्यू जो दी गई है वो दस्तावेज को नहीं दी गई है, अंदर क्या लिखा है दस्तावेज के अंदर क्या लिखा है इसको वैल्यू दी गई ना सर। जैसे कन्फेशन के स्टेटमेंट भी यहीं रिकॉर्ड होते हैं, आपने सेक्शन 79 आप देखोगे तो कन्फेशन स्टेटमेंट भी हम यहीं रिकॉर्ड करते हैं, पुलिस वाले है ना, जो मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि ऑथराइज बाय लॉ है। लेकिन आप देखोगे कि 173 में जो पुलिस थाने का भारत साधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, ही इज ऑल्सो ऑथराइज पर्सन, वो भी तो एक प्राधिकृत व्यक्ति है ना प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए। लेकिन एफआईआर के रिगार्डिंग बात नहीं करता है 79, वो सिर्फ कन्फेशन के रिगार्डिंग या कोई स्टेटमेंट है जो कि सेक्शन किसका था पहले 164(5) का, मैंने आपको दिखाया हुआ ना सेक्शन 180, कौन सा सेक्शन 180 दिखाया हुआ,
81 कौन सा 183 183 में मैंने आपको 6 दिखाया ना, तो 6 के ऊपर देखते हैं 5 भी सेक्शन था। 186 का जो 5 है उसमें कन्फेशन के अलावा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी बात की गई है। तो वो सब अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड वुमन के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, मजिस्ट्रेट साहब ने महिलाओं संबंधित अपराध के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, तो उस पर उपधारणा लागू होती है सेक्शन 79 या सेक्शन 80 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट की। समझ में आई बात? लेकिन ये एफआईआर के साथ नहीं होता है। अंदर जो लिखा है ना पुलिस वाले ने, इसकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कमेंट कर रहा है। इसलिए आप देखोगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो सेक्शन 79 या फिर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 80 वो एफआईआर का जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि एफआईआर कवर हो उस चीज के अंदर। बात समझ में आई सर? एफआईआर की रिगार्डिंग नहीं है कि एफआईआर असली है या नकली है। असली नकली का मतलब ये है कि सर एफआईआर के जो अंदर कंटेंट्स लिखे हैं वो असली है या नकली, उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं है, नहीं कोई उपधारणा है। पक्षकारों को साबित करना है कि उसके एफआईआर में जो लिखवाया है वो उसके साथ हुआ है। जिस दिन वो साबित कर देगा तो सामने वाला बंदा क्या हो जाएगा? कन्विक्ट हो जाएगा। साबित नहीं कर पाया एफआईआर के अंदर की कंटेंट को तो वो अक्यूट हो जाएगा। यही तो होता है ना सर ट्रायल के अंदर। बस सिंपल बात है, इतना समझो। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई सर? इसलिए एफआईआर का जिक्र नहीं है सेक्शन 79 और 80। और ये प्रिजम्पशन इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेजों के रिगार्ड संबंध में जो उदाहरण है ना उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आई सर? आगे चले, ये टॉपिक समझ में आया? ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। कल क्लास मॉर्निंग 7 रहेगी, ठीक है ना? कल शनिवार है ना, अभी शनिवार को टेस्ट नहीं है, तो क्लास कब रहेगी? मॉर्निंग 7। अगले मंडे से क्लास भी स्टार्ट हो रही है और टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, वी विल स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन और टीपीए। टीपीए वाले पार्ट को खत्म करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? टाइमिंग थोड़ा जल्दी रखेंगे, 1 2 2 3 बजे तक का, ठीक है सर? देखिए प्लीज, कैन ए चाइल्ड और ल्यूनेटिक पर्सन कैन लॉज एन एफआईआर? कैन ए चाइल्ड और ल्यूनेटिक पर्सन कैन लॉज एन एफआईआर? क्या कोई अवयस्क, क्या कोई अवयस्क या विकृत व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कर सकता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कर सकता है। विकृत व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कर सकता है, ठीक है सर? अब बात करें किसकी? बच्चे की। क्या बच्चा एफआईआर करा सकता है क्या? या फिर कोई जो मेंटली अनस्टेबल है, क्या वो एफआईआर दर्ज करा सकता है? बात समझ में आई? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? तो इसका आंसर है यस, करा सकता है, ठीक है ना सर? करवा सकता है, कोई इशू नहीं है। एफआईआर तो बच्चा भी करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता? लेकिन वो रिलायबल कैसे होंगे ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है। बात समझ में आई? देयर आर सो मेनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इट। जैसे पुराने में इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन ही बोलता हूँ, तुम लोग बताना नया सेक्शन क्या है। जैसे सेक्शन 118 था, 119 था, जहां पे हमने बात करी थी कि क्या बच्चा भी विटनेस बन सकता है क्या? ऑफ विटनेस इसको देखा होगा तुमने, है ना? ए विटनेस अनेबल टू स्पीक हो गया, 119 हो गया, 118 119 की हम बात करते थे, तो आपने देखा होगा क्या सेक्शन होगा भारतीय संविधान का? भारत संविधान का सेक्शन देखना। तो अब मैंने वहां पे क्या बात बताई थी आपको कि सर क्या एक बच्चा विटनेस बन सकता है? क्या चाइल्ड विटनेस हो सकता है? याद करो, मैं एक सवाल भी लिखा होगा आपको चाइल्ड विटनेस के ऊपर। क्या चाइल्ड विटनेस हो सकता है? बालक एक साक्षी हो सकता है? अब आप इन प्रोविजंस को अगर देखोगे, इफ यू लुक एट दोस प्रोविजंस, द पिक्युलिटी ऑफ दोस प्रोविजंस, इन प्रावधानों को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सर ऐसा है कि पुलिस का काम है दर्ज करना एफआईआर। पुलिस का काम नहीं दिमाग लगाना कि रेशनल क्वेश्चन पूछेंगे, रेशनल आंसर आना चाहिए, है ना, युक्त युक्त प्रश्न पूछे जाए, युक्त युक्त उत्तर आए, ये सब इसका काम नहीं है पुलिस का काम क्या है सर? एफआईआर दर्ज करना। और एक कोर्ट का काम है ना सर कि डिसाइड करना कि वेदर एफआईआर शुड बी एक्टेड अपॉन और नॉट। एफआईआर पे काम लेना है कि नहीं लेना, कॉग्निजेंस लेना है नहीं लेना, ये कोर्ट का काम है। ये पुलिस वालों का प्रेरोगेटिव नहीं है कि एफआईआर दर्ज करनी है नहीं करनी है। अब बीएनएसएस के अंदर थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया सर, थोड़ा सा इन्होंने पुलिस को छूट दे दी है। ये इनको नहीं करना चाहिए था। ये 3 साल तक के और उससे ज्यादा 7 साल से कम, इसमें ये पुलिस वालों को नहीं करना चाहिए था कि हम इंक्वायरी करेंगे, डीएसपी साहब से पूछेंगे। इससे क्या होगा? जस्टिस डिले होगा। क्या होगा इसमें? इन्होंने और दो टाइमलाइन लगाई है 14 डेज की, लेकिन ये प्रोविजंस ठीक नहीं है। बात समझ में आई सर? जबकि इनको स्पेसिफिकली ललिता कुमारी की गाइडलाइंस को मेंशन करना चाहिए था
कि भाई जो ये जो मैटर्स है फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, फैमिली वाले हो गए ना सर, 498 है, 498A है, या फिर अब जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस का केसेस है, इनमें एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, इनमें इंक्वायरी होनी चाहिए पहले प्रिलिमिनरी, जैसे ललिता कुमारी के गाइडलाइंस में बताया था। बात समझ में आ रही है? रमेश कुमारी, भजन लाल और सब में क्या बता रखा है, ये सब प्रोविजंस है। तो कहने का मतलब ये समझो तुम कि इससे क्या हो गया, इन प्रोविजन से पुलिस वालों को डिस्क्रिप्शन मिल गया है। अब मान लीजिए बच्चा गया एफआईआर दर्ज कराने, बच्चे के एफआईआर पे थोड़ी काम करेगी पुलिस। पुलिस जो सोचेगी इन्वेस्टिगेशन करते हैं पहले। मान लीजिए एक बच्चे की आंखों के सामने सामने मर्डर हो गया, ठीक है, अब बच्चा चाहता है कि मैं एफआईआर दर्ज कराऊं, ये ऑफेंस भले से 7 साल से ऊपर है, लेकिन आपने पुलिस को क्या दे दिया, एक डिस्क्रिप्शन तो दे दिया है ना। और ये प्रोविजंस अगर तुम्हें भविष्य में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होते हुए दिखाई दें या फिर इनको हटा दे कोर्ट, तो कोई इस पर ताजुब मत समझना, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉयलेशन है कौन से प्रोविजंस का, किनका वॉयलेशन है, ये वॉयलेशन है ललिता कुमारी केस का या फिर भजन लाल का, अभी यार रमेश कुमारी का। इनके गाइडलाइंस लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, कि क्या क्या गाइडलाइंस है इनकी, एक टॉपिक में मैं सब लिखाऊंगा, इनके शायद 15-20 गाइडलाइंस है, मैं सब लिखवा दूंगा आप लोगों को कि क्या क्या दिशा निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने इन अलग अलग मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में, ठीक है सर। तो भविष्य में अगर इसको हटा दिया जाए इन प्रोविजंस को, 173 के जो 1/3 क्लोज है उसको अगर भविष्य में हटा दिया जाए तो कोई ताजुब मत मांगना इस मामले में, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जुडिशरी को सप्रेस करने की काम करती है कौन, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेचर क्या करता है, जुडिशरी को सप्रेस करने का काम। जुडिशरी भी कम नहीं है, वो भी एग्जीक्यूटिव को सप्रेस करती है और लेजिस्लेचर को सप्रेस करती है, ये दोनों एक दूसरे को सप्रेस करते हैं। अब ये काम तो जुडिशरी का था ना, इनका काम तो सिर्फ इतना सा है कि एफआईआर दर्ज करो। अब लेकिन जुडिशरी भी कम नहीं है, राष्ट्रपति को आदेश दे दिया कि 3 महीने में डिसाइड करो और कानून पारित करो, साइन करो, नहीं साइन करोगे तो कानून बन जाएगा। आप बताओ कहां तक सही था ये न्यायोचित है क्या? मैं अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता था तो मैंने आपको एक केस बताया था, BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ तमिलनाडु इट वाज ना, तमिलनाडु था ना, जयललिता वाला केस जो था। अब BR कपूर केस में देयर वर द स्ट्रेट गाइडलाइंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका मतलब क्या होता है, संवैधानिक नैतिकता। हर चीज संविधान में नहीं लिखी हुई है, हर चीज संविधान में नहीं लिखी हुई है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो। हर चीज तो संविधान में नहीं लिख सकते ना सर, इसको बोलते हैं पॉकेट विटो। क्या बोलते हैं, व्हाट इज द होल डिस्कशन इज अबाउट पॉकेट विटो। क्या होता है सर, सपोज आपको असेंट के लिए भेजा, गवर्नर साहब के पास पावर होती है दैट ही कैन सेंड, दैट ही कैन फॉरवर्ड द, he can forward any state amendment bill और state bill to the president, और प्रेसिडेंट के पास 111 में पावर है कि दैट ही कैन विदहोल्ड द असेंट। विदहोल्ड का मतलब होता है कि वो असेंट अपनी जो सम्मति है उसको रोक सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉकेट विटो। पॉकेट विटो मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैं एक स्टेट हूँ, मैंने राज्यपाल साहब ही हैं तो मैंने इनको दिया, मैंने कहा सर आप इस पर साइन कर दीजिए, कानून बनाना है इसको, तो कानून बनाने के तो यही है। इन्होंने क्या किया, आपको भेज दिया, आप प्रेसिडेंट हो, आपने क्या किया, उस बिल को उठा के अपने पॉकेट में रख लिया एंड यू फॉरगेट अबाउट इट। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं पॉकेट विटो। अब इसको पॉकेट विटो को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पार्डीवाला सर थे, उन्होंने बोला, उनका ये कहना था JB पार्डीवाला सर का कि देखिए 2026 में इलेक्शन है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कब इलेक्शन है, 26 में, कि कल को अगर ये लोग वोट मांगने जाएंगे तो इनको अपने काम तो बताने पड़ेंगे ना जनता के बीच में जाके कि क्या काम किए हैं, जनता के बीच में बताना पड़ेगा कि क्या काम किया इन्होंने, टू बी प्रिसाइज। तो राष्ट्रपति को आदेश दिए कि 3 महीने के अंदर डिसाइड करो क्या करना है। अब तो राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है क्या? नो वन कैन ऑर्डर, नो वन कैन डिक्टेट द टर्म्स टू द प्रेसिडेंट ना। तो ये उधर से सप्रेस करने की ट्राई करते हैं और ये ऐसे BNS या BNSS बना के जुडिशरी को ओवर पास करने की ट्राई करते हैं। बात समझ में आई? जब ललिता कुमारी ने कह दिया है कि FIR लिखाना मैंडेटरी है तो 173 की बात आनी नहीं चाहिए थी, इसमें जिक्र नहीं होना चाहिए था कि DSP साहब को भेजो, DSP साहब इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको लगता है ठीक तो करो वरना फिर मत करो FIR दर्ज। अरे ऑफेंस तो हुआ है ना, 3 से 7 साल की सजा तो है उसमें, तो फिर ये प्रोविजन क्यों ऐड किया? अब इसमें जजमेंट आएंगे सुप्रीम कोर्ट के, और जब भी आएंगे ना तुम लोग मुझे याद करना, मैं तुम्हें भेज दूंगा जजमेंट। यहाँ रहोगे तो दिख ही लोगे, नहीं देखो तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बात समझ में आ रही है सर?
क्योंकि ये सब काम सप्रेस करने के लिए है। अरे सर बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जो बहुत सीरियस हैं लेकिन उनमें सजा कम है, 3 साल 5 साल ही सजा है तो बहुत सीरियस नेचर के कैटेगरी के अपराध लेकिन कम सजा दी हुई है सोशली चीजें देखते हुए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हस्बैंड जुडिशियल सेपरेशन में वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और फोर्सफुली करता है और जबरदस्ती करता है। सजा शायद इसमें 2 साल से या 7 साल 10 साल से कुछ सजा है इसमें। सजा एक बार आप देखना क्या सजा है इसमें। अब ये देखा जाए तो ऑफेंस जो है, ऑफेंस तो सोशल बैलेंस बनाने के लिए ही इसमें कम सजा रखी गई है। 2 साल से स्टार्ट से लेकर 5 7 साल या 10 साल इससे मैक्सिमम सजा इसमें आप देखोगे। लेकिन सर अब ये तो उस कैटेगरी में फॉल हो गया ना, 7 साल से कम वाली या फिर 7 साल तक की सजा में उसमें फॉल हो चुका है। लेकिन जब फॉल हो रहा है सर उस कैटेगरी में, अगर उस कैटेगरी में कोई चीज जा रही है तो मतलब इट गिव्स द डिस्क्रिशन टू द पुलिस ऑफिसर वेदर टू लॉज एन एफआईआर और नॉट। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस ग्रेव हैं सोसाइटी के अंदर। अरे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है सर, लोगों का, लोग ये थोड़ी कहते हैं कि मामला नहीं हुआ, लोग तो ये कहते हैं ना कि कोर्ट से विश्वास उठता है। अरे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, लोग तो 4 गाली कोर्ट को देंगे ना, जुडिशरी को देंगे। वो थोड़ी देखेंगे कि यार ये पुलिस का काम है, एग्जीक्यूटिव काम है, एग्जीक्यूटिव फेल हो रहा है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? वो थोड़ा सा इसको हटा देंगे। देखना तुम फ्यूचर में देखोगे, फ्यूचर में यू विल सी द रिपरकशन टू दोस प्रोविजंस। ठीक है सर, तो इसमें 2 3 लाइन लिख लीजिए। इवन ए चाइल्ड और ल्यूनेटिक पर्सन, 2 से 7 साल ही ना, हाँ देखो 2 से 7 साल ही है। अभी सेक्शन बन गया सेक्शन 67 बीएनएस। मेरे को 10 साल पता नहीं क्यों याद आ रहा था, 2 to 7 ईयर। अब 2 से 7 साल तक की सजा है तो मतलब डीएसपी साहब के पास जाएगा ये मैटर, और क्या पता वो जबरदस्ती वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता, वो रेप करता हो वाइफ का। क्योंकि हम उस टर्म को देखिए, जुडिशियल सेपरेशन में जो शब्द यूज करते हैं, जब न्यायिक पृथक्करण में कोई अगर चीज होती है तो हम उसको, इस टर्म को हम यूज करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, हम इसको मैथुन बोलते हैं। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होती है, तुम शब्दों के साथ समझो। इट्स ए रेप, इट्स ए बलात्संग। क्या है ये बलात्संग है। ठीक है ना सर? तो कहने का तात्पर्य समझिए आप। अब इसमें महिला अगर चली भी गई तो 2 से 7 साल की सजा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा और महिला के साथ महिला फिर से हरेस होगी। क्योंकि ये थोड़ी लिखा है कि महिलाओं वाले अपराधों में, तो ये थोड़ी लिखा है उन्होंने। क्या उन्होंने ये चीज लिखी कि महिलाओं वाले अपराधों के ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे, 2 से 7 वाली लाइन, उन्होंने ऐसा लिखा है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी चेंज होगी इस पार्ट में। इस पार्ट में तुमको भविष्य में बहुत सारे अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे, वो सेक्शन 173 में तो स्पेसिफिकली। या तो उनको स्टार बना के लिखना चाहिए था कि ये जो प्रोविजन है 3 वाला, इसके कोई भी पार्ट अप्लाई नहीं होगा महिलाओं से संबंधित अपराधों में। बाकी अपराधों में तुम लोग सहन कर सकते हो ना, जैसे 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 ये है असोल्ट है। ठीक है सर? अब आप हमले के बारे में देखो, जब आप, या फिर आप सेक्सुअल असल्ट देखो, लैंगिक हमला देखो, इनमें भी 7 साल 10 साल की सजा के ऊपर सजा नहीं है। वोयरिज्म की सजा जो है वो 5 साल के लगभग है। ठीक है सर? तो इनमें सजा ही इतनी है। स्टोकिंग की सजा भी शायद इतनी है, 2 5 साल की सजा है, 2 3, पहली बार 3 साल, दूसरी बार 5 साल, इससे कुछ सजा है उसमें। तो सर सजा जो है वो इतनी थोड़ी सजा है। तो अगर महिला अगर अपराध के लिए गई तो फिर उसके लिए भी साथ ये रूल लगा दोगे आप, तो कि डीएसपी साहब देखेंगे तो अलाउ करेंगे वरना रहने दो। तो ये प्रोविजन में बदलाव आएंगे। ठीक है ना सर? तो लिखिए, इसमें लिखिए, यस इवन द चाइल्ड और ल्यूनेटिक पर्सन। क्या लिखवाया मैंने? यस इवन द चाइल्ड और ल्यूनेटिक पर्सन कैन लॉज एन एफआईआर, कैन लॉज एन एफआईआर। हाँ, हाँ, कोमा लगा के लिखना। एक अवयस्क और विकृचित व्यक्ति भी, एक अवयस्क और विकृचित व्यक्ति भी प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कर सकते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कर सकते हैं, संस्थित कर सकते हैं। The court would decide how reliable these FIRs are, how reliable these FIRs are। ये न्यायालय को निर्धारित करना होगा कि, ये न्यायालय को निर्धारित करना होगा कि, न्यायालय को निर्धारित करना होगा कि ये प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है, कितनी विश्वसनीय है, कितनी विश्वसनीय है। कितनी विश्वसनीय है।
ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। प्लीज हेडिंग डाल लीजिए। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एफआईआर। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एफआईआर। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एफआईआर। Does anyone bring भारतीय साक्ष्य अधिनियम with you? किसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है? उधर से मंगवाना पड़ेगा। तो सर एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर की हम बात करते हैं तो सबसे सवाल ये है सर साक्षिक महत्व क्या है इसका। अब सर साक्षिक महत्व की मैं बात करता हूँ। देखो सर, हर चीज जो कोर्ट में आती है वो साक्षिक महत्व की होनी चाहिए, एविडेंशियल वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज को लोगे ना। जैसे मान लीजिए आज एक्सीडेंट हुआ है बाहर, ठीक है सर, दो गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया, बहुत बहुत तेज। अब ये थोड़ी ना है कि आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट हुआ है उसकी कहानी सुना रहे हो कोर्ट में जाके। एविडेंशियल वैल्यू क्या है? या फिर आज झगड़ा हुआ है यहाँ पर, आप दिल्ली में किसका झगड़ा हुआ है उसकी कहानी सुना रहे हो। भाई हमको ये चीज समझनी पड़ेगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड, थैंक यू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पेक्युलर फैक्ट इज, हमको ये फैक्ट देखना पड़ेगा कि एविडेंशियल वैल्यू होती क्या चीज है। और एविडेंशियल वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा आज लेक्चर देता हूँ मैं, ठीक है ना। एक आप लोगों ने टी भट्टाचार्य सर की बुक पढ़ी है, सेंट्रल एजेंसी की भट्टाचार्य, आईपीसी की एक बुक आती भट्टाचार्य सर से पढ़ा हुआ हूँ मैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उनसे पढ़ा। तो वो क्या करते थे, जैसे क्लास में आते थे और ऐसे चुपचाप बैठ जाते थे एंड स्टार्ट टू गिव लेक्चर्स। वो कुछ नहीं लाते थे, बुक्स वुक्स कुछ नहीं। अब इतना बुक वुक लिख के बैठे हैं भाई सर, तो उनको क्या जरूरत है इन सब की। तो वो ऐसे बैठ जाते थे और ही स्टार्टेड गिविंग लेक्चर। लेक्चर का मतलब होता है कि सिर्फ आप बैठो और ऑडियंस को सुनाओ, दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ लेक्चर। अब होता क्या चीज़ है सर, सुनना। देखिए जहाँ पे मैं बात करता हूँ एविडेंशियल वैल्यू की, तो एविडेंशियल वैल्यू वो चीज़ होती है कि कोर्ट में एफआईआर कितना वेटेज लेके जा रही है, ये एविडेंशियल वैल्यू है। एविडेंशियल वैल्यू के बिना हम किसी भी साक्ष्य को, किसी भी एविडेंस को गोज नहीं कर सकते। गोज मतलब होता है मूल्यांकन नहीं कर सकते किसी भी चीज का। एक बात और याद रखिए, एफआईआर बहुत प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, समझने बात ये समझना, इतना प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है कि आप ट्रायल में ले लो, अपील में ले लो, हर जगह आप एफआईआर से सवाल पूछते हो। जैसे व्हेन आई वाज इन प्रैक्टिस ना, तो हमारे सामने अपील आती थी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो हम लोग क्या करते थे, कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देते थे। पहली चीज हमें एफआईआर चाहिए होती थी हमें, दूसरी चीज हमें चार्जशीट चाहिए होती थी, तीसरी चीज कोर्ट का जो जजमेंट आया है, लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है वो चाहिए होता था, चौथी चीज अगर सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट का जजमेंट चाहिए होता था। तो एफआईआर मैंडेटरी चीज थी। जो जजमेंट होता है ना सर, कोर्ट का जो जजमेंट होता है, उस जजमेंट के अंदर हर एक विटनेस के स्टेटमेंट लिखे होते हैं। जैसे विटनेस संख्या है PW1, कल दिखाया था मैंने आपको PW1, तो PW1 में लोकेश साहब आए, है ना, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1। तो जब ये आएंगे तो इनसे क्या क्या सवाल पूछे गए, तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हर चीज लिखी हुई है कि ये सवाल पूछा, इसका इन्होंने ये शब्द सा लिखा जाता है वहां पर, क्या लिखा जाता है, वर्बिटम। और एफआईआर भी किसी चीज होती है, इसमें भी वर्बिटम ही लिखा जाता है कि जो बोल रहे हो आपको वही लिखना है, मैनिपुलेटिव लैंग्वेज नहीं होती है एफआईआर के अंदर। अब मैं एविडेंशियल वैल्यू की बात करता हूं, तो सर इसकी दो तरह से एविडेंशियल वैल्यू होती है। एक होती है इसकी सब्सटेंटिव वैल्यू, मतलब एक तो इसका होता है सारवान मूल्य कि किस तरह से सब्सटेंटिवली ये इफेक्ट करती है। दूसरा होता है इसका प्रोसीजर वैल्यू, क्या होती है एफआईआर की। प्रोसीजर मतलब होता है कि प्रक्रियात्मक रूप से एफआईआर की क्या मूल्य है, एफआईआर का क्या मूल्य है, प्रक्रिया में किस तरह से काम आ रही है। प्रक्रिया मतलब कि ट्रायल जो चल रहा है उसमें किस तरह से काम आ रही है। और सब्सटेंटिव मतलब होता है सारवान रूप से किस तरह से काम आ रही है।
एफआईआर का अपना अपना महत्व है और अपने अपने तरह से एफआईआर काम करती है। पहले मैं बात करता हूँ सारवान विधि के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ सर? सारवान विधि के बारे में। सारवान मतलब सब्सटेंटिव लॉ में कैसे यूज होती है। अब जैसे आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखोगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपने अगर स्टार्टिंग के सेक्शंस पढ़े अच्छे से, तो इफ यू हैव सीन द इनिशियल सेक्शंस, तो आपने यह सेक्शंस में देखा होगा, देयर इज ए सेक्शन जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4, ये जो 4 है वो है रेस जेस्ट है। ऑलरेडी वो सेक्शन 6, पहले सेक्शन 6 था, अभी सेक्शन 4 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब क्या होता है सर, तुमने एफआईआर में हर चीज लिखाई, याद करो दूधनाथ पांडे वाला केस, ठीक है, पप्पू भैया वाला केस, याद करो वाला केस। अब उसमें क्या होता है सर, एक जो जिन लोगों को नहीं पता उनके फैक्ट्स वापस रिपीट कर देता हूं मैं। अब दूधनाथ पांडे केस में क्या होता है, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में होता क्या चीज है सर, कि उसमें एक महिला होती है, ठीक है, एक महिला होती है, उनके यहाँ पे किराएदार से एक आदमी रहता है, उसका नाम होता है दूधनाथ पांडे। उस घर में एक तो पप्पू भैया रहते हैं और एक ये महिला रहती है, ठीक है। जब उस किराएदार को खाली करने के लिए बोलते हैं तो किराएदार सूट लगा देता है कोर्ट में, सूट लगाता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन दैट शी इज माई वाइफ, ठीक है सर। दूधनाथ पांडे क्या करता है, केस लगा देता है जब मकान खाली कराने के लिए बोलते हैं, तो वो बहुत परेशान करता है, तो अल्टीमेटली उसको मकान से खाली करवा देते हैं, ठीक है सर। लेकिन उसके आंखों में रिवेंज रहता है उसके भाई को लेकर, उसका नाम होता है पप्पू भैया, ठीक है ना सर। तो एक दिन क्या होता है, जिस दिन इंसिडेंट होता है उस दिन वो स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, वहां पर एक जगह है हाथी पार्क। कभी आप जाओ बनारसी वाराणसी तो वहां पर आपको एक हाथी पार्क मिलेगा, ठीक है सर। हाथी पार्क के बाहर की घटना, उसके वहीं एक स्कूल है, वो बाइक लेके जाता रहता है उसकी बहन को छोड़ने के लिए। तो वो पप्पू भैया जैसे अपनी बहन को छोड़ के निकलते हैं, इतने में क्या होता है, दूधनाथ पांडे गोली मार देता है, गोली मार के वहीं पे खत्म कर देता है। वहीं पे उनके घर में दो नौकर काम करते हैं, वो दो नौकर उसी मार्केट में आए हुए थे, तो उन्होंने देख लिया, तो वो भाग के आए दीदी की स्कूल में और आके बोलते हैं कि दूधनाथ पांडे ने गोली मारी है। तो दीदी वहां जाती है, वहां उसके भैया को बोलती है तुम हॉस्पिटल लेके जाओ इन्हें, उसी से भाग के पहुंचती है पुलिस स्टेशन। और ये सब बात वो किस में लिख रही है, एफआईआर में लिख रही है। अगर उसने ये सारी बातें एफआईआर में लिखी है तो ये पार्ट बनता है पार्ट ऑफ रेस जेस्टे का। रेस जेस्टे का मतलब जानते हैं क्या होता है, रेस जेस्टे का मतलब होता है कि एक ही समव्यवहार में जो चीजें हुई है, द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। अगर एक ही समव्यवहार, सर एक ही समव्यवहार हुआ ना, जैसे आप हो, आप जिस दिन किसी दिन कोचिंग आ रहे हो, ठीक है ना सर, आपने देखा कि एक कोई किसी को छेड़ रहा था यहीं पे चौराहे के ऊपर ही, तो आप बताओगे ना सर कि उस दिन सर मैं तो हर दिन 6:45 आ जाती हूँ सर क्लास, लेकिन सर मैं उस दिन हो गई थी लेट, लेट होने की वजह से मैं वहाँ ट्रैफिक हो गया, तो लाइट 7 बजते लाल बत्ती चालू हो गई, तो बत्ती के वहां रुक गई मैं। इतने में सर पूरी आपने, यू हैव नरेटेड द होल स्टोरी, कि एक एक कड़ी से कड़ी आपने बता दी। इस चेन ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो भी हुए हैं, मतलब रेस जेस्टर का मतलब ऐसा वो होता है कि सर कोई भी चीज अगर अतूटक हो, बिना इंटरप्शन के हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेस जेस्टर। और रेस जेस्टर की खासियत यही है, अगर एफआईआर में आपने बहुत डिटेल में सारी चीजें लिखी है कि मैं वहां गई, फिर मैंने वहां गई, फिर मैंने वहां से वहां किया, बात समझ में आई। जैसे आप क्या करते हो, जब भी आप एफआईआर लिखवाते हो, जब भी आप एफआईआर लिखवाते हो किसी क्लाइंट के लिए, तो आप क्या करते हो सर, हमेशा बहुत, ऐसा नहीं कि आप सीधी लिखा देते हो कि रात को 9 बजे वहां से, रात को 9 बजे हम पे हमला हुआ, सीधा यहाँ से तो नहीं लिखाता ना कोई आदमी। एफआईआर कहाँ से लिखाई जाती है, एफआईआर अगर लिखवानी हो तो लिखवाते कैसे हैं एफआईआर, कि हम लोग खाना खा के रात को घूम रहे थे, रोज अमूमन हर दिन की तरह हम लोग वॉक कर रहे थे, तभी कुछ युवक आए और उन्होंने हमें मारा, और मारने के बाद में हमें हॉस्पिटल रेफर किया गया, ये सब लिखते हो सर। तो यू आर एक जो बेस तैयार करते हो कहानी का, वो सब क्या है, वो सब रेस जेस्टे है, वो सब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इतने ही सेक्शंस उसके सब्सटेंटिव एविडेंसेस में कंसीडर किए जाएंगे। सारवान महत्व क्या होता है, सब्सटेंटिव वैल्यू क्या है एफआईआर का, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। इफ यू लुक एट वन मोर सेक्शन, सेक्शन 5, लाइक वो बोलता है ओकेशन कोज एंड इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इश्यू एंड द रिलेवेंट फैक्ट। अगर मैं सेक्शन 5 की बात करूं, सेक्शन 5 की बात करूं, आप लिखते हो एफआईआर के अंदर, मैंने आपको बताया था सर ओकेशन मतलब होता है प्रसंग, है ना, और उसका क्या इफेक्ट हुआ है। अब आपने प्रसंग बताया कि सर हर दिन की तरह हम शाम को खाना खा के रोड पे घूमते हैं, 9 साढ़े 9 का समय रहा होगा सर, 9 सवा 9 बजे का, खाना खा के थोड़ा सा अपनी गली में वॉक करते हैं, तभी सर 2 बाइक वाले आए और मेरी चेन खींच के ले गए, तो आपने ओकेशन भी बताया। तो एफआईआर के अंदर जो आपने एफआईआर लिखी है उसके अंदर यू हैव मेंशन्ड अबाउट द ओकेशन ऑल्सो, कि क्या प्रसंग बना, उस प्रसंग से क्या अपॉर्चुनिटी आई, ये अपॉर्चुनिटी भी कहां दिया हुआ है सर, सेक्शन 5, अवसर। इस प्रसंग, मैंने आपको हमेशा बताया सर, प्रसंग से ही अवसर का जन्म होता है, समझ में आई सर, समझ में आई।
तो कहने का मतलब है कि एफआईआर में तुम मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ सेक्शन 4 की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 5 की बात कर रहा हूं, पुराने वाले में 6 या 7, मैं सिर्फ इनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं हर सेक्शन को तुमको रिलेटेड बना के बता दूंगा। मान लीजिए अकाउंट्स की बुक में गबला हुआ है, अकाउंट्स की बुक में गबला हुआ है, अकाउंट्स की बुक में गबला हुआ है, और अकाउंट्स की बुक में तुमने कुछ चीज की एंट्री करवाई थी, तो तुमने लिखा ना कि सर मैं हर हिसाब को नोट कर रहा हूँ लास्ट 5 साल से, और मेरे द्वारा नोट किया गया हिसाब हमेशा सही होता है, मैंने जब भी हिसाब नोट किया है तो उसमें इस चीज को मैंने पाया है। तो देयर इज ए सेक्शन, देयर इज ए स्पेसिफिकली सेक्शन इन दैट रिगार्ड, दैट द सेक्शन नंबर इज सेक्शन 28। कौन सेक्शन है? 28 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करता है कि अकाउंट्स में अगर कोई भी चीज मेंटेन कर रहे हो, नोट कर रहे हो, बात समझ में आई सर? जो पहले 34 हुआ करता था। तो सर कहने का मतलब ये कि अगर आप अकाउंट्स के साथ में घपला कर रहे हो तो वो चीज आप यहाँ साबित कर रहे हो, तो आप बता रहे हो कि सर इट इज रिलेवेंट, क्योंकि सर देखो निर्णय किस चीज पर आधारित होता है, कि वो तथ्यों पर आधारित होता है जो कि सुसंगत होते हैं और सम्यक रूप से साबित होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम ये है कि उसको सुसंगत बताना। आप उसको रिलेवेंट बताना चाहते हो, जैसे ये कहां लिखा हुआ है, जहां से मैंने बोला ये लिखा हुआ है 168 में, कहां लिखा हुआ है? 168 का जो परंतुक है उसमें लिखा हुआ है। 168 का परंतुक मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहले 165 था ये, द प्रोवाइडेड दैट जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रिलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड, फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रिलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। जो निर्णय है वो किस पर आधारित होगा? सुसंगत पर, और जो सम्यक रूप से साबित किए उन तथ्यों पर आधारित होगा। तो सर हमारा पर्पस क्या है एफआईआर लिखवाने का? कि हम एफआईआर में सारी वो बातें लिखें जो कि ऑटोमेटिकली क्या बन जाए? सुसंगत बन जाए, रिलेवेंट बन जाए। चाहे मैं बात करता हूं किस चीज की सर, मैं बात करता हूं सेक्शन 6 की, ठीक है ना सर, मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो आपने बताया कि सर जब हम वॉक कर रहे थे गली के अंदर, तो वो जो बाइक थी वो 2 बार घूम के गई, ताकि उसने कंफर्म किया कि इस आदमी ने गोल्ड के ऑर्नामेंट पहने हुए हैं। तो ये सब क्या था? उसका प्रीवियस कंडक्ट, इसका इसका पूर्व आचरण था अपराध करने के पहले। और जैसे चेन तोड़ी इसने, बाइक उठा के एकदम से बाइक को खींच के स्पीड में भाग गया, तो मतलब इट वॉज ए सब्सिक्वेंट कंडक्ट, वो पश्चातवर्ती आचरण हो गया। तो मतलब एफआईआर से ही हर चीज निकल जाती है सर। तो रिलेवेंसी जो पार्ट है ना वो एफआईआर में जाती है, मतलब एफआईआर में ही सारी चीजें रिलेवेंट आ जाती है। ट्रायल तो सिर्फ उसको साबित करने के लिए है, विचारण क्यों होता है? कि उसको सम्यक रूप से साबित किया जा सके। और जब सम्यक रूप से साबित हो जाएगा, जब वो ड्यूली प्रूव कोई चीज हो जाएगी, जब कोई फैक्ट ड्यूली प्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उस पर जजमेंट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही सेक्शंस होते हैं, कि मतलब ये नहीं कह रहा कि सेक्शन 4 ही है, 5 ही है, 6 ही है, 7 ही है। तुम जो सेक्शन लाना चाहो वो ले आओ। बात समझ में आई? मान लीजिए एक आदमी है सर, एक आदमी है सर, ठीक है ना, ये आदमी का नाम है ए, इसका एक ही काम है, ये क्या करता है सर? इंश्योरेंस, ये घर खरीदता है, घर का इंश्योरेंस कराता है, ठीक है ना सर, घर खरीदता है, घर का बीमा कराता है। कौन सा इंश्योरेंस कराता है? फायर इंश्योरेंस, ठीक है ना सर, अग्नि बीमा कराता है घर का, और घर को इंश्योरेंस कराने के बाद में उसमें आग लगा देता है। एक फिर दूसरा घर खरीदता है, फिर दूसरे घर में रहता है, फिर उसको भी किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से खरीदता है, उसको भी आग लगा देता है। तो ऐसा पता चला कि सारी इंश्योरेंस कंपनी ने मिलके इसके खिलाफ एफआईआर करा दी, और एफआईआर में लिखा कि इस आदमी के घर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इंटेंशनली ये काम कर रहा है, ठीक है ना सर, ये आश्रित रूप से ये कार्य को कर रहा है। सेक्शन कौन सा बन गया? 13। सेक्शन 13 देखिए, जिसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें तो नहीं है। कौन सेक्शन बन गया? सेक्शन 13, फैक्ट्स बियरिंग ऑन ए क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था, इस पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। तो वो तथ्य जो प्रकाश डाल रहे हैं एफआईआर के अंदर कि इसने कौन सा कार्य किया है, इसने साक्ष्य रूप से कार्य किया है, इसका आशय था उस कार्य को करने का। तो कहने का मतलब ये सर कि एफआईआर के अंदर हर वो चीज जो आप लिखते हो उसको रिलेवेंट बनना पड़ता है, तभी तो आपके पक्ष में जजमेंट आएगा। सपोज समझ में आई बात कि हम एफआईआर लिखवाते हैं तो किस तरह से लिखवाएं? वो जुडिशियल माइंड लेके आइए अपने अंदर, तो एक दिन में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि चूर्ण की गुत्ती करके उन्हें पानी में गिलास में घोला, लो भाई जुडिशियल माइंड। इट वुड टेक टाइम, लेकिन जब आएगा सर तो इतना अच्छा आएगा कि तुम ब्रिलियंट बनोगे। बात समझ में आई सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलें। तो सर वैसे होती है, ये तो हो गया सब्सटेंटिव वैल्यू क्या होती है, कि सारवान मूल्य क्या है, ये सब सारवान मूल्य है। लेकिन कुछ
ट्रायल के समय भी काम आते हैं। क्या कब काम आते हैं सर? ये तो सब काम आए कि हाँ भाई रिलेवेंसी के लिए। अब ट्रायल के समय भी क्या काम आते हैं सर? एफआईआर में तुमने लिखा कि ऐसा प्रसंग था, ठीक है, तुमने बोला कि सर मैं वहां 9 साढ़े 9 बजे घूम रहा था, तब मेरी चेन को एक आदमी ने चोरी कर लिया। वहीं पे जहां ये घूम रहा था ना सर, वहीं पे सीसीटीवी लगे हुए थे, उसी दिन के सीसीटीवी। उस सीसीटीवी में पता लग रहा है कि 9 से 9:30 के बीच में तो कोई नहीं घूम रहा। मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? कॉन्ट्राडिक्शन। डिफेंस ने बोला कि सर ये घर के बाहर का मुझे सीसीटीवी मिला है घटना के उसी दिन का, जिस दिन ये 9 साढ़े 9 बजे घूम रहा था, और इसने मेरे पर झूठा आरोप लगाया, ये झूठी एफआईआर है। सर अगर चेन को गले से तोड़ा जाए तो गले पे मार्क्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इजी सी बात है, अनलेस चेन बहुत ज्यादा ढीली ना हो कि एकदम से हुक से निकल जाए, लेकिन मार्क्स बनते हैं सर, रिंग बन जाती है गले पे, ठीक है ना सर? तो सर कहने का मतलब ये है कि इसमें मेडिकल रिपोर्ट का है। दूसरी बात ये कि ये बोल रहा है कि ऐसा प्रसंग बना, ऐसा ओकेशन आना सर, सेक्शन 5 का ओकेशन कोज इफेक्ट, कि सर ऐसा प्रसंग बनाया हमने, चलो ठीक है मान लिया इसका प्रसंग उसी दिन बना, लेकिन सीसीटीवी तो बता रहे हैं कि ये तो कभी था ही नहीं वहां पर। ये देखो सर 9 साढ़े 9 के बीच में ये तो एक क्लब में था, ये तो एक होटल में खाना खा रहा था बैठ के, ये इसकी वीडियो, ये सर इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट 9 बजे की, जिसमें ये चेक इन कर रखा है इसने कहीं और लोकेशन पे, और फोटो भी डाल रखा है वहां का। कैसे हो सकता है ये? बात समझ में आ रही है आपको? तो आप क्या कर रहे हो सर? उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसका उसका कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो, उसका आप खंडन कर रहे हो। और ये जो खंडन है सर, ये भी क्या बनता है सर? रिलेवेंट बनता है। मैं अभी सारे प्रोविजंस आपको लिखवा दूंगा। ये रिलेवेंट बनता है सेक्शन 148 के अंदर, 148। पहले कौन सा सेक्शन था? 145। अब कौन सा है? 148। बात समझ में आई है आपको? तो मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि एक दो ही सेक्शन है जहां पर ट्रायल में काम होता है। ट्रायल में आप किस तरह से उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, दैट वुड बी वेरी मच रिलेवेंट ना। उससे और सवाल एक और बात, सवाल एक साथ नहीं पूछोगे। ऐसा नहीं कि वो आते ही ये देख तू तो उस दिन तो वहां था, झूठ क्यों बोलता है, ऐसे नहीं पूछोगे। सम डिसेंसी सवाल पूछने के लिए उससे क्या पूछोगे पहले कि सर उस दिन कहाँ थे आप रात को 9 बजे? तो वो बोलेगा कि सर देखो जिस एफआईआर में लिखवाया मैं तो वहीं था। अच्छा कितने तोले की सोने की चेन थी आपकी? उसका कोई बिल है आपके पास? अब सब धीरे धीरे करके ऐसे सवाल पूछना स्टार्ट करोगे तो कहने का मतलब कि एफआईआर जो चीज है सर, एफआईआर के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती है। बात समझ नहीं? तो सा लिख लें, लिखने का कार्य किया जाए। समझ में आया सर? एक डायग्राम बनाऊंगा, वो भी नोट कर लेना, और तो लिखने का कार्य करते हैं। हाँ रिचा, कुछ बोलना है आपको? यू वांट टू स्पीक समथिंग रिचा? ठीक है, ओके। प्लीज फोकस कीजिए। दिस एविडेंस एक्ट, या फिर आपका समझ लो उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसको दो पार्ट में हमने पढ़ना है। तुम लोग तैयार हो ना ये मॉक ड्रिल वॉक ड्रिल के लिए? तुम लोग पता है ना क्या करने का है? भाग के किसी बेड के नीचे छुपने का है, या फिर किसी बेसमेंट में जाना है, या फिर खुले स्थान पर आना है। पता है ना आप लोगों को? अरे सर अभी तो एयर डिफेंस सिस्टम रोक पा रहे हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे? क्योंकि सर हर चीज की सीमा होती है ना। कल रात भी बहुत हमला हुआ जम्मू पे, जम्मू पे हुआ, और सुबह सुबह लाहौर पे किया हमने। कहना मतलब है कि वॉर तो फुल स्केल में हो गई अब इंडिया को मिलिट्री घुस जानी चाहिए अंदर।
और बस एक आदेश आ जाए कि सब युवा आ जाओ, भर्ती हो जाओ, तो अपने कोचिंग के ही 8-10 तो मैं भी चल रहा हूँ साथ, और तुम लोग भी चलना, नर्स बन जाना, मरहम पट्टी करना, कुछ तो देश के काम आओगे। ठीक है सर। सब्सटेंशियल एविडेंशियल वैल्यू, सारवान साक्षिक महत्व, सारवान साक्षिक महत्व, प्रोसीजरल एविडेंशियल वैल्यू, मेरा फौज में जाने का सपना था, लेकिन मेरी थाइस जो ना ये अड़ती है से। हाँ हाँ, मेरे नॉक नीज है। हाँ, मैं फौज में जाता, मैं इतना मोटा नहीं था, मैं अभी हुआ हूँ वो तो 2 साल में। आई वॉज वेरी थिन, मैं निशान से भी पतला था, आप समझ लो, एकता के बराबर था। प्रक्रियात्मक प्रक्रियात्मक साक्षिक महत्व, प्रक्रियात्मक साक्षिक महत्व। ठीक है, जो रिलेवेंसी वाला जो पार्ट है ना आपका, मोर प्रोबेबली जो है वो है 4 से लेकर 50। अब इसमें कोई भी सेक्शन हो सकता है, जैसे सेक्शन 4 हो सकता है, सेक्शन 5 हो सकता है, सेक्शन 7 हो सकता है, सेक्शन 9 हो सकता है, कुछ भी सर, कुछ भी, 13 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना सर, सेक्शन 12 हो सकता है। समझ में आई बात? कोई भी चीज इसके अंदर आ सकती है। इसके अंदर वो चीज भी आती है जो कि डिस्कवरी स्टेटमेंट की तरह आती है। इसके अंदर लास्ट सीन थ्योरी भी आती है। इसके अंदर क्या आती है सर? लास्ट सीन थ्योरी भी आती है। जैसे एक आदमी है, एक आदमी ने क्या किया सर, एक आदमी यहाँ से अजमेर जा रहा है, ये रियल घटना पे आधारित बता रहा हूँ। एक आदमी यहाँ से अजमेर जा रहा है, रास्ते में दूदू के आगे उसने पुलिस में ऐसा लिखवाया कि जब हम दूदू क्रॉस किया, हमने दूदू क्रॉस करते एक स्कॉर्पियो हमारे आगे आई और उसने बहुत मारा, पीटा, और मेरी मेरी गाड़ी को वाइफ समेत किडनैप कर लिया उसने, और वो रोते रोते दूदू थाने पहुंचा। बात समझ में आई? उसने लिखा उसमें कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोग अजमेर जा रहे थे और रास्ते में ऐसा ऐसा हमारे साथ सीन हुआ। तो मतलब अगर एफआईआर में वो खुद लिख रहा है, एफआईआर में इफ ही इज राइटिंग स्पेसिफिकली बाय हिमसेल्फ, अगर वो स्वयं से ही इस चीज को लिख रहा है, तो यहां से जन्म होता है किसका? लास्ट सीन थ्योरी जो है ये ओकेशन से आती है। किससे आती है? मतलब जो प्रसंग है सर, प्रसंग से ही जन्म होता है लास्ट सीन थ्योरी का। अंतिम बार देखा गया, क्या बोले थ्योरी का बोलते हैं, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत, या अंतिम बार देखे गया का सिद्धांत, इसको बोलते हैं लास्ट सीन थ्योरी। अब उसने एफआईआर में लिखा है इस चीज को कि भाई मैं और मेरी पत्नी साथ में जा रहे थे, तो मतलब अंतिम समय पर दोनों साथ ही थे, तो पुलिस का सबसे पहले किस पे जाएगा? पति पर। पति की कॉल डिटेल निकालेगी कि पति कहाँ बात करता है, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, इस चक्कर में इसने पत्नी का पूरा गेम और किया हो। पुलिस ढूंढेगी उसकी डेड बॉडी का है, पुलिस उसको भी बिठा लेगी थाने में ही, चल तुझसे भी पूछताछ की जाएगी, आजा बैठ जा। बात समझ में आई? और फिर वो बाद में वही निकला था कातिल, पति निकला कातिल। उसने एक जगह मार्क कर रखी थी, खाली कुआं देख रखा था उसने। क्या देख रखा था? खाली कुआं, एक खेतों के बीच में खाली कुआं था, सूखा कुआं। उसने क्या किया सर, रात में गाड़ी उसमें जाके कुदा दी और वाइफ को कोई जहर वर दे के मार दिया। समझ में आई बात? और वाइफ ऑलरेडी मरी हुई थी। वाइफ की क्या थी उसमें? डेड बॉडी थी, आगे सीट बेल्ट बना के बिठा रखा था। इट वॉज इंसिडेंट। तो समझ में आई बात? तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी एफआईआर के अंदर जो चीज तुम लिखते हो, जो नहीं तुम्हारे सपोर्ट में जाए, तुम्हारे अगेंस्ट भी चीजें जाती है। समझ में आई बात? बहुत बात समझ में आई? तो एफआईआर को बहुत सोच समझ के दिखाना चाहिए, बहुत समझ के एफआईआर का दिखवाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्टेटमेंट की वजह से पुलिस का स्कोप अब लोग है ना कि भाई अब उसको ढूंढना है उसकी बीवी को, तो दूदू के आसपास का 20 किलोमीटर का एरिया छान मारेगी। और क्या, आसपास की सीसीटीवी देखेगी पुलिस, क्या देखेगी कि अंदर कौन कौन से गांव में रास्ते जाते हैं।
कि सीसीटीवी कहाँ लगे हुए हैं। पुलिस का तो एरिया बिल्कुल सर्च का पिन पॉइंटेड हो गया ना ड्यू टू दिस एफआईआर, जिसमें लास्ट सीन थ्योरी है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे फेवर में एफआईआर हो, एफआईआर का बहुत महत्व होता है, उसके हर एक शब्द का महत्व है, हर एक शब्द का। ठीक है ना सर। दूसरी बात मैं करता हूं इसके बारे में, जैसे कभी कभी क्या होता है, एफआईआर एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन ही बन जाती है। क्या बन जाती है सर? जब हम छात्र राज, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारे वहां पे ऐसा कहा जाता था कि किसी को कोई भी पीट दे, चाहे पुलिस वाला पीटे या कोई एक लड़का दूसरे लड़के को पीट दे, तो उसको क्या करते थे, सबसे पहले गांधीनगर थाने ले जाया जाता था कि तू पहले रिपोर्ट दे, और हॉस्पिटल भी जाएगा ना तू तो पुलिस की पीसीआर में जा, ताकि केस स्ट्रॉन्ग बने। समझ में आई कि किस तरह की प्रैक्टिस फॉलो होती थी, कि अगर आपको रिपोर्ट भी करानी है तो आप पुलिस के स्टेशन जाओ, जैसे कितने घायल हो पहले कहाँ जा, पुलिस स्टेशन, वहां से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए फिर पुलिस वाले पीसीआर में बिठा के तेरे को खुद लेके जाएंगे एसएमएस। इस तरह का कुछ फिलोसॉफी अपनाते थे छात्र। अभी क्या होता है सर, एक आदमी जिसको चोट तो लगी सर पे, लेकिन उसके ब्लड कोटिंग हो गई और उसके वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा तो बच सकता था, लेकिन उसने क्या किया, वो पहले गया पुलिस स्टेशन, वहां जाके प्रॉपर एफआईआर उसने दर्ज कराई, बाद में उसका जब इलाज हुआ तो उसकी डेथ हो गई सर, डिले हो गया उसको हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। समझ में आई बात? तो उसने जो एफआईआर लिखा या फिर एक फॉर्मल कंप्लेंट पुलिस को दी थी, वही क्या बन जाएगी बाद में, डायरेक्शन बन जाएगा। तो एफआईआर कभी कभी डायरेक्शन हो जाती है, कभी कभी कन्फेशनल एफआईआर भी होती है, संस्वीकृति, मतलब ऐसा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसमें संस्वीकृति की गई हो, पार्टी कन्फेशनल एफआईआर भी कर देती है। बात समझ में आई? कन्फेशनल एफआईआर क्या होती है, जिसमें संस्वीकृति पक्षकार द्वारा स्वयं द्वारा की गई हो। जैसे मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी को मार के थाने पहुंच गया और बोला कि मैंने इसको मार दिया है, आप जो कार्रवाई करना चाहे कर दें। अब पुलिस वालों को समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो पुलिस वाले ने क्या किया, कागज में लिखवा दिया कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी को मारा गया, और ऐसे करके कन्फेशनल एफआईआर के रूप में उसको दर्ज कर दिया। बात समझ में आई? पुलिस वाला कैसे तो केस को इनिशिएट करेगा ना यार। फिर पुलिस वाले ने बता दिया कि भाई जब हम उसको साथ में लेके गए कि कहाँ पत्नी को मार के गाड़ा है, तो उसने इशारा कर दिया, तो डिस्कवरी स्टेटमेंट बन गया। बात समझ में आएगी सर? तो इस तरह से वो इनिशिएट होती है चीजें। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड कन्फेशनल एफआईआर जो होती है वो इस तरह से कार्य करती है। बात समझ में आई? तो एफआईआर का बहुत महत्व है हर चीज में। मतलब मैं ये लिख दिया ना तुमको, सब लिख ही दिया सर, सेक्शन 4 से 50, इसमें कहीं भी फॉलो हो सकती है एफआईआर, कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी। ठीक है ना सर? सिविल केसेस को छोड़ देना, जो सिविल चीज मामले आते हैं ना सर, कस्टम बता रहा है, राइट बता रहा है, वो बता रहा है, उसका मैं उसके क्या करेंगे एफआईआर में। बात समझ में आई सर? प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू में देखिए एक बार कि क्या प्रक्रियात्मक होता है। सेक्शन 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अर्लियर इट वो सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट। और क्या होता है सर, एक होता है सर सेक्शन 160, अर्लियर इट वाज 154, देखो सर ऐसा है, एविडेंस में समझना आसान है, समझाना भी आसान है, लेकिन लिखना बहुत मुश्किल है। एविडेंस को लिखना मुश्किल है। इस एक्ट में एविडेंस की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा दिया है, लिखवा भी दिया आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में। वो नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, मानता हूँ एक दो कॉपी भरी होगी आपकी उसमें, लेकिन रिवाइज दोज नोट्स मल्टीपल टाइम, क्योंकि एविडेंस एक ऐसा एक्ट है जिसको लिखना और समझना बहुत मुश्किल है। चलिए सर आगे चले।
क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बना लेना सर, ठीक है ना, यही एविडेंशियल वैल्यू है। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ delay in lodging of an FIR? What is the effect of delay in lodging of an FIR? What is the effect of delay in lodging of an FIR? हाँ सर, लिखिए, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट को संसित करने में विलंब होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? इसमें तो लिखवाओगे अगर तुम लोग चाहो तो बताइए मुझे। यू गाइज वांट, मेरे को इसमें लिखवाना है क्या? अरे इसमें नहीं, जो अभी सवाल लिखा उसमें नहीं, एविडेंशियल वैल्यू में। क्योंकि देखिए एविडेंस में हमने वी हैव डिस्कस एविडेंस एवरी सेक्शन वेरी थोरोली, बस उसको फ्रेम करना है आप लोगों को। बताइए मैं क्या एविडेंशियल वैल्यू को ऊपर लिखाऊंगा, साक्षिक महत्व के ऊपर आपको थोड़ा डिक्टेशन दूं? व्हाट यू गाइज वांट, क्या चाहते हैं बताओ, तो लिखवाया जाए इसके ऊपर। जो चाहता है लिखवाओ, हाथ खड़े कर दो, मैं लिखवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। चलो ऑनलाइन वाले छात्र देखो, एविडेंस में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी तुम चाहो तो मैं कुछ लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। एविडेंस की वैल्यू पे लिखो, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, चलो लिखो, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल द वैल्यू ऑफ एन FIR इज हाई विचारण के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व काफी अधिक है। As FIR is the first information of the offense. FIR अपराध के बारे में, आगे लिखना, FIR अपराध के बारे में एक प्रथम सूचना है। FIR अपराध के बारे में एक प्रथम सूचना है। It has to be in quite long and detailed, इसे विस्तृत व व्यापक होना चाहिए। The whole trial, full stop लगाएंगे, the whole trial revolves around the FIR। संपूर्ण विचारण प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप होता है। Even the charges are framed as per the FIR। यहाँ तक कि आरोपों को विरचित भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, we can categorize the evidentiary value of an FIR into two parts। हम प्रथम सूचना रिपोर्ट के साक्षिक महत्व को
दो वर्गों में, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 डालना, पॉइंट नंबर 1 डालना। substantial evidentiary value of an FIR, substantial evidentiary value of an FIR। देखिए सारवान, सारवान पॉइंट नंबर 1 डालना, सारवान साक्षिक महत्व, सारवान साक्षिक महत्व, सारवान साक्षिक महत्व। अंडर दिस कैटेगरी, under this category, the contents of FIR, the contents of an FIR, under this category, the contents of an FIR must reflect, must reflect the relevancy of the relevancy of the, must reflect the relevancy of the, must reflect the relevancy of the provisions enumerated, provisions enumerated under section 4 to 50 of, enumerated under section 4 to 50 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, enumerated under section 4 to 50 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कोई बात नहीं, इसके अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्वस्तु, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु धारा, धारा 4 से 50, धारा 4 से 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, धारा 4 से 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, धारा 4 से 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अधिनियम को प्रतिबिंबित करती है, प्रतिबिंबित करती है, प्रतिबिंबित करती है, प्रतिबिंबित करती है, प्रतिबिंबित करती है। आगे लिखना, पूर्ण विराम रखिएगा। यहां तक कि, यहां तक कि, यहां तक कि तथ्यों की सुसंगता भी, तथ्यों की सुसंगता भी, यहां तक कि तथ्यों की सुसंगता भी प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु से ही होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु से ही होती है, अर्थात अंतर्वस्तु से ही होती है। इवन लिखिए, इवन, इवन, इवन even the relevancy of, even the relevancy of, even the relevancy of FIR, even the relevancy of an FIR, even the relevancy of an FIR is also appeared, is also appeared, is also appeared from the, from the, from the contents of an FIR, even from the contents of an FIR, from the contents of an FIR, from the contents of an FIR, from the contents of an FIR। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना सर। अभी एग्जाम्पल को नहीं लिखवा रहा हूं मैं, अभी 4 सेक्शन नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना सर। यू मस्ट नो अबाउट इट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, हमने साक्ष्य अधिनियम में पढ़ लिया है सब, 4 पढ़ लिया, सब पढ़ लिया हमने, ठीक है ना सर। अगर किसी ने साक्ष्य अधिनियम देखा होगा तो इनफैक्ट इनिशियली 25-30 क्लासेस तो सिर्फ रिलेवेंसी वाले टॉपिक को दिए हमने, मोर देन 40 क्लासेस, इनफैक्ट 40 से क्लासेस तो हमने सिर्फ इस पार्ट को लगाया है। 4 से 50 में 40 क्लास, 30-35 क्लास, 40 क्लास दी है। तो आई हैव डिस्कस वेरी वेरी थोरोली दिस पार्ट, ठीक है ना सर। हमने बहुत थोरोली इस पार्ट को, बहुत डिटेल में इस पार्ट को हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, तो मैं इसको वापस नहीं लिखवा रहा हूँ। और इस पार्ट को भी, ये भी सेकंड पॉइंट डालिए, प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू, प्रक्रियात्मक साक्ष्यिक महत्व, प्रक्रियात्मक साक्ष्यिक महत्व, प्रक्रियात्मक साक्ष्यिक महत्व।
in the in the course of trial 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 विचारण के दौरान in the course of trial the prosecution wants to corroborate with the terms of an FIR अभियोजन विचारण के दौरान अभियोजन प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के साथ संपुष्टिकरण कराना चाहते हैं संपुष्टिकरण कराना चाहते हैं कहाँ तक इंग्लिश में with the terms of an FIR आगे लिखिए however the defense focused upon to contradict the terms of an FIR हालांकि अभियुक्त का प्रतिरक्षा करने हेतु प्रतिपक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्वस्तु को खंडित करना चाहते हैं ब्रैकेट में लिख दिया दो सेक्शन, एक तो लिखिए 148 और एक लिखिए 160, ठीक है ना सर। 148 इज द कॉन्ट्राडिक्शन, खंडन ही है, जो खंडन हम बोलते हैं उसको, ठीक है ना सर। और दूसरा एक कोरोबरेशन संपुष्टि का 160, ठीक है। इस आंसर को आप चाहो तो ऐसे के रूप में भी विस्तार कर सकते हो, समझ में आई बात। अरे लोगों ने पिज्जा खाया, पिज्जा घर पे होममेड, अरे मार्केट वाला नहीं, होममेड। मार्केट से तुम लोग एक बेस लेके आते होंगे, समझ में आई बात, और फिर खुद बनाते। तो सर जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस आने से पहले आपके पास हर सब चीज का बेस होना चाहिए। जो मैंने आपको लिखवाई ये बेस है, तो आपको पता है कि क्या क्या सेक्शंस लिखने हैं, कैसे आंसर्स को लंबा खींचा जा सकता है, बात समझ में आई। वो जब तक तैयार ना हो ना, युद्ध में उतरना मत। इंडिया ने 12-15 दिन का समय लिया कार्रवाई के लिए, लेकिन अब पूरे सिस्टम के साथ में अटैक हो रहा है ना, क्योंकि वो तैयारी के लिए समय चाहिए होता है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि तैयारी पूरी करो। अब जैसे मैंने आपको लिखवाया, लिखवाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आपको समझ में आए कि लिखना क्या है आगे। अब तुम चाहो तो इस आधे पेज को, आंसर को तुम 3 पेज में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारे भारतीय साक्षी अधिनियम को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। बात समझ में आई सर। चलिए हाँ, अब डिले इन एफआईआर की बात करते हैं कि उसका क्या प्रभाव होगा। सवाल मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, समझ में आया मनीषा। अब डिले इन एफआईआर का मतलब क्या होता है, कि विलंब क्या होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट में, उसके बारे में हम बात करते हैं कि विलंब से क्या तात्पर्य है, कि विलंब से क्या तात्पर्य है। विलंब का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि विलंब होता क्या है, डिले होता क्या है। 2 मिनट फोकस कीजिए प्लीज, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से। सर ऐसा है, एफआईआर क्लोज करने में अगर डिले हुआ है, अगर आप विलंब करते हो प्रथम सूचना रिपोर्ट को संस्थित करने में, तो दिक्कत है। दिक्कत किस चीज की, इसको समझिएगा प्लीज। प्रॉब्लम किस बात में, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी के साथ कोई मारपीट हुई,
1 महीने पहले हुई थी और अब जाके वो थाने गया रिपोर्ट दर्ज कराने। पुलिस वाला सर्कमस्पेक्ट होगा या नहीं होगा, या फिर कल रात को मारपीट हुई है, आज सुबह मारपीट हुई है और वो आदमी अभी चला गया दिन में एफआईआर दर्ज कराने। पुलिस वाला किस पे शक करेगा कि कौन सा रिपोर्ट नकली है? जो 1 महीने पहले हुआ सर, पुलिस वाला उस पर शक करेगा। देखो सर, ऐसा होता है कि तुम जितना लेट पहुंचोगे ना, तुम्हारा मामला उतना ठंडा पड़ जाएगा। सिंपल सा नियम है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर रीजन, डिले का रीजन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, जहां पर डिले का रीजन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, ठीक है ना सर, स्वयं में ही व्याख्यात्मक होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक आदमी जिसको चोट लगी, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया, फिर वो 6 महीने तक कोमा में रहा, 6 महीने बाद उठ के आया तो बताएगा ना पुलिस को 6 महीने से एडमिट था। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फैमिली के अंदर ही रेप होता है। देखिए, समाज की गंदगी देखने की जिम्मेदारी किस किस की है सर? पुलिस और वकील साहब, दो ही लोग देखते हैं। जज साहब तो थोड़े एलिट हो जाते हैं ना, फिर वो काजू बादाम खाते हैं, उनके वो एलिट हो जाते हैं सर, उनको दिक्कत नहीं है। फिर वो समाज की इतनी गंदगी थोड़ी देखते हैं, वो तो फिर ठीक है ट्रायल करना है, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी हाथ डालते हैं, तो पुलिस वाले करते हैं। और समझना, एक शब्द है इंसेस्ट केसेस। इंसेस्ट का मतलब होता है कि घर में चाचा जी, ताऊ जी या कोई कजन वही कुछ गलत हरकत करते आ रहा है बचपन से, ठीक है ना सर? इंसेस्ट केसेस, अक्यूज इज विद इन द फैमिली, परिवार में से ही, कुटुंब से ही कोई कौन है अपराधी है और अभियुक्त है। लड़की या महिला क्यों नहीं बोल पाती, उसकी दिक्कत बताता हूं मैं आपको। उसको लगता है कि यार परिवार टूट जाएगा, आज इतना प्यार है सब में, सब तहस नहस कर दूंगी मैं। उसको ये भी डर लगता है कि यार पिताजी ने इनसे कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं और हमारी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है, कल को पैसे इसे आरोप लगाते पैसे मांग लेंगे, या फिर हम इनके घर पे किराए से रहते हैं, कुछ भी सर, कुछ भी। अगर मैंने कुछ कहा तो ये घर से मुझे हमें निकालना दे। तो इन केसेस में क्या होता है सर, लड़की बहुत डरती है कि कंप्लेन ना की जाए। बात समझ में आई? इन केसेस में अगर 6 महीने, साल भर, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद भी लड़की आती है तो एफआईआर दर्ज होगी। तुम देखते होंगे मीटू कैंपेन चला था ना बीच में। अब मीटू कैंपेन में क्या था कि उस फलाना आदमी ने मेरे को उस टाइम पर मेरे को कुछ कमेंट मारे, या फिर कुछ असोल्ट किया मेरे साथ, या फिर कुछ सेक्सुअल फेवर मांगा, तो वो बोलते मीटू। मीटू मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो उसका नाम मीटू कैंपेन पड़ा ना। भाई तुम महिलाओं को कभी ना कभी तो सेक्सुअल हरेसमेंट फेस करना पड़ा होगा ना, कभी मेले में, किसी बस में, किसी ई रिक्शा में, कोई कमेंट कभी ना कभी तो फेस करना पड़ा ही होगा। आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं है। आई हैव सीन ए वीडियो ऑन द ट्विटर, कुछ महीने पहले की बात है। वो एक लड़का ट्रेन की बर्थ पे सो रहा था, उस आदमी ने उसके साथ कुछ गलत हरकत कर दी, कह रहा है कि मैं सो रहा था, ये आके मेरे को किस करने लगे अंकल। आप देखा, हैव गाइस सीन दैट वीडियो? देखा था किसी ने? उसकी वाइफ भी सपोर्ट कर रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई, छोड़ दे। सो दोस टाइप इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द, लड़के भी सेफ नहीं है आजकल तो। तो कहने का तात्पर्य ये है सर कि इंसेस्ट केसेस जो होते हैं, इन केसेस में एफआईआर अगर आप लेट भी दर्ज कराओगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना सर? कुछ केसेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो लिखवा देता हूँ। लिखिए, पहले थोड़ा सा लिखिए। इफ देयर इज ए डिले इन लॉजिंग ऑन एफआईआर, इफ देयर इज ए डिले इन ए लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट को संस्थित करने में विलंब होता है, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट को संस्थित करने में विलंब होता है, then trial court then trial court will be suspicious about it, then trial court will be suspicious about it होता है, तो विचारण करने वाला न्यायालय, तो विचारण करने वाला न्यायालय, तो विचारण करने वाले न्यायालय को इस मामले में
संदेह उत्पन्न होगा, संदेह उत्पन्न होगा, संदेह उत्पन्न होगा। But if the sufficient explanation, had been given, परंतु यदि परंतु यदि परंतु यदि पीड़ित द्वारा पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है, पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है, then the testimony of informant तो इत्तला देने वाला व्यक्ति then the testimony of informant will not lose its evidentiary value, तो इत्तला देने वाले व्यक्ति के कथन का साक्षिक महत्व समाप्त नहीं होगा, अगर पर्याप्त उसने स्पष्टीकरण दे दिया तो फिर उसका साक्षिक महत्व समाप्त नहीं होगा। आदमी बोलते सर कि 6 महीने से सर मैं इंडिया से बाहर चला गया था, जिस दिन ऑफेंस हो उस दिन मेरी फ्लाइट थी इंडिया के बाहर की, कुछ बिजनेस डील थी सर, मैं सोचा उसको करके आता हूँ, फिर कोविड लग गया तो 1 साल नहीं आ पाया इंडिया में, तो अब आया हूँ, एफआईआर दर्ज करो। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, एफआईआर दर्ज कर लो आप, लेकिन अगर मैटर अगर पुराना है ना सर, तो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे मजिस्ट्रेट साहब। एक लिस्ट बनाई थी मैंने आपको कि फाइन में 6 महीने तक का कॉग्निजेंस लेंगे, बनाई थी ना सर, 1 साल में 1 साल तक का, 1 से 3 साल में 3 साल तक का, समझ में ही बात। तो एफआईआर दर्ज करने पे कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन अगर ये रोक किसके ऊपर है, ये रोक है, कौन सेक्शन था 514, ये रोक किसके ऊपर थी, ये रोक थी कॉग्निजेंस लेने के ऊपर। तुम एफआईआर दर्ज करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक डिले हो गया है 3 साल का, भाई मान लीजिए उसमें सजा 3 साल की थी, अब 3 साल बाद एफआईआर दर्ज कराने आए हो, ऑल्दो यू हैव गिवन द सफिशिएंट एक्सप्लेनेशंस, लेकिन कॉग्निजेंस नहीं लेगा फिर मजिस्ट्रेट साहब, बात समझ में आई। कॉग्निजेंस पे रोके फिर संज्ञान नहीं होगा उस मामले का, बात समझ में आई। आगे लिखिए पैराग्राफ से निकल की, however if sufficient explanation was not given, if the sufficient explanation is not given, then court will not attach much of evidentiary value to testimony. हालांकि यदि पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो न्यायालय उसके कथन पर अत्यधिक साक्षिक महत्व नहीं रखेगा। आगे लिखिए सर। In the cases of sexual offenses, लैंगिक अपराधों के मामलों में the court approach is different. लैंगिक अपराधों के मामले में न्यायालय का दृष्टिकोण भिन्न होता है, as the delay is self explained, क्योंकि इन मामलों में विलंब स्वयं ही व्याख्यात्मक है। केस का नाम लिखिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। गुरमीत की स्पेलिंग ये होगी सर, ठीक है ना। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, GURMEET, गुरमीत सिंह। 1996 1996 सुप्रीम कोर्ट।
लिखिए प्लीज। इन द केसेस ऑफ रेप, इन द केसेस ऑफ रेप, बलात्संग के मामलों में, बलात्संग के मामलों में, बलात्संग के मामलों में, in the cases of rape, if the FIR is lodged with a ordinate delay, if FIR is lodged with ordinate delay, then it has no effect over the case. Then it has no effect over the case. यदि बलात्संग के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब के साथ दी गई है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना सर? मतलब नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, बोली बात है, कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि सर देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे सोशल स्टिग्मा हो गया भाई, जो सामाजिक एक जो समाज में क्या होता है ना, स्टिग्मा अटैच होता है कि गलती किसकी होगी, गलती लड़की की नहीं होगी, जो गरीब है ना सर उसकी गलती होती है। अगर पेरेंट्स में से लड़की अमीर है, पेरेंट्स में से एक परिवार का मेंबर ये इधर है, लड़की अगर अमीर परिवार से आती है तो गलती किसकी है, लड़के की, और लड़की गरीब परिवार से आती है तो गलती किसकी है, लड़की की। तुमको क्या लगता है कि समाज में आपका स्टेटस इसी से तय होता है कि आप लड़का है या लड़की? नहीं, समाज में आपका स्टेटस तय होता है पैसों से, कि पैसा कितना है तुम्हारे पास। ये बात हमेशा याद रखना, पैसा बहुत चाहिए सोसाइटी के लिए, तुम ये बात याद रखना। जो परिवार में एक बात देखना, परिवार में तुम्हारे कभी कोई सोशल गैदरिंग हो तो ये बात देखना कि किचन में काम कौन कर रहा है, तो समझ लेना उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कमजोर है। 99% केसेस में, सब में नहीं। और कौन बाहर बैठ के गप्पे मार रहा है, तो समझ लेना कि सोशल स्टिग्मा जो होता है ना सर, वो अटैच होता है। और फाइनेंशियल उसमें बहुत बड़ी चीज होती है। दोनों परिवार समृद्ध हैं और फिर कुछ करके देखे गलत हरकत परिवार के अंदर ही, लड़की खुद नहीं बैठेगी चुप, अपनी माँ को बताएगी सबसे पहले, और माँ उसका मुंह क्यों दबाएगी फिर, बताओ आप मुझे। पैसा बहुत बड़ी मैटर है सर, फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत मैटर करता है, समझ में ही बात। एक और चीज होती है सर, कभी कभी लड़कियों को भी लगता है कि जो अक्यूज है वो हार्म कर देगा। जैसे मान लीजिए उसने धमकी दे दी कि जहर मिला के तेरे घर वालों को पिला दूंगा, सबको एक ही रात में सुला दूंगा। छोटी बच्ची नहीं समझ पाए, 16, 17, 15 साल की, इसी उम्र में होते हैं सर गलत काम। जो लड़की 20, 21, 22, 23, 24 निकल के उसको क्या क्या गलत होता है, वो तो बहुत दिमाग मैच्योरिटी के उस लेवल पे आ चुका है ना। क्यों कहते हैं कि इस परिवार में बेटियां होती है उसका विशेष ध्यान रखना होता है, सबसे ध्यान रखना होता है। खुद के साय पे, मतलब खुद से यकीन करो, किसी का कोई यकीन नहीं है। देखते होंगे आपकी कोई भी किसी बेटी को कोई चाचा ताऊ के नहीं भेजता कहीं बाहर, तो कोई भरोसा नहीं है सर समाज का। समझ में आ रही है आप लोगों को क्यों नहीं भेजा जाता? दूसरी बात ये भी होती है सर कि अक्यूज का भी फिर होता है, उसको फिर ये लगता है कि यार करना कहीं कान ये ना कर दे। फाइनेंशियल इनकेपेसिटी तो सबसे बड़ी चीज है सर इन केसेस में। क्या चीज के? फाइनेंशियल इनकेपेसिटी। आर्थिक रूप से सशक्त बनी है, और आर्थिक रूप से सशक्त तभी बन पाएंगे जब ज्ञान होगा। अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द पर्सन जो क्लास में जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, तो अगर आपको चाहिए कि उस लेवल पे आप लोग पहुंचे, उस लेवल पे आप लोग पहुंचे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान। ये देखिए सर, नॉलेज एक ऐसी चीज होती है जो आपको एम्पावर करती है। ज्ञान एक वो चीज है जिससे आपको सशक्त बनाता है। दुनिया में और कोई भी चीज आपको सशक्त, लेकिन ज्ञान अगर आपको पूरा है ना सर, तो आप इतने काबिल बनेंगे कि आपकी काबिलियत से सब लोग घबराएंगे। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना? कल एसआरए की 2 घंटे क्लास लूंगा स्पेशल, कल और परसों, संडे को भी क्लास है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। नहीं क्या रखा हुआ है यहाँ पर ऐसा, ये बार बार सब बुक्स को फेंक रहा है। एसआरए नहीं, कल 2 घंटे क्लास है स्पेशल एसआरए की, और परसों भी, ठीक है ना? अगला सब्जेक्ट जो है बीएनएस, डेट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम, अरे सर सुन लीजिए, कब से स्टार्ट हो रहा है बीएनएस स्टार्ट हो रहा है वेंसडे से, बुधवार से बीएनएस उस दिन से स्टार्ट होगा, और मंडे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और टीपीए पढ़ेंगे, ठीक है? कल मिलते हैं सुबह 7 बजे एसआरए के साथ में। कल का ट्राई ये रहेगा कि खत्म कर दूं एसआरए को,
कल का यही प्रयास रहेगा कि ये सारे खत्म कर दूं, ताकि फिर 3 दिन में हम लोग खींचे बाकी चीजें। थैंक यू एवरीवन।